लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 88 सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए प्रचार में सभी दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है और अब मतदाताओं को 26 अप्रैल का इंतजार है, जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा विभिन्न दलों के दिग्गज भी अपने किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 88 सीटों के लिए कैसी है मतदान की तैयारियां, देखिए डीडी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। दूसरे चरण के चुनाव में केरल की सभी 20 संसदीय क्षेत्रों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही है। इसे लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तमाम कोशिशें भी की गई हैं, जो धरातल पर नजर आ रही हैं। आम चुनाव आयोग की तरफ से मॉडल बूथ के साथ पिंक और यूथ बूथ भी बनाए गए हैं। गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था भी की गई है। निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए वेब कास्टिंग और सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही सुचारू मतदान के लिए जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। किस तरह की तैयारी की गई है इस बार मतदान के लिए? जी, बहुत अच्छी तैयारी करी गई है और यहाँ वैसे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई हालात नहीं रहते हैं। यहाँ बहुत शांति से मतदान होता है। बताइए कि किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई है और कब तक आपका पहुँचना है? हमको ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी गई है। PO3 की ट्रेनिंग, PO3 हूँ मैं एक्चुअली, पर PO फर्स्ट से लेके PRO से लेके सारी ट्रेनिंग हमें दी गई है। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। दूसरे चरण के चुनाव में कुल 15 करोड़ 88 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। वहीं दूसरे चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, उनमें असम की 5 सीटें, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा केरल की सभी 20 सीटें, मध्य प्रदेश की 6 सीट, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1, त्रिपुरा की 1, जम्मू कश्मीर की 1, राजस्थान की 13 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 सीट, पश्चिम बंगाल की 3 सीट शामिल है। यहाँ पे फ्री फेयर पीसफुल इलेक्शन के लिए हमने अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं ली हैं। हमने जितने भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं, जहाँ पे पिछले साल पिछले 2 इलेक्शन में ज़्यादा वोटिंग हुई या एक ही कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिला, उनको हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्स दिया है और फ्लाइंग स्क्वाड दिया है वहाँ पे। उसके अलावा हमने करीब 650 पोलिंग स्टेशन में हम लाइव वेबकास्टिंग का व्यवस्था किए हैं कि वहाँ से हम लाइव इन्फॉर्मेशन हमको मिलती रहे, और करीब 130 पोलिंग स्टेशन में हम माइक्रो ऑब्जर्वर का व्यवस्था किए हैं। दूसरे चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर जैसे नाम शामिल हैं, जिनकी किस्मत दूसरे चरण के मतदान के साथ ईवीएम में बंद हो जाएगी। इस बार आम चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहे हैं। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा, लेकिन जनता किसको अपना जनादेश देगी, ये तो 4 जून को ही पता लग पाएगा। देश भर में दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां जहां पूरी कर ली गई हैं, वहीं कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिस पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, जो देश की हॉट सीट हैं। सबसे हॉट सीट केरल की वायनाड सीट है, जहां पर राहुल गांधी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से कड़ी चुनौती मिल रही है। तो वहीं तिरुवनंतपुरम में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर दोनों आमने सामने हैं। तो बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती देकर देश भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, पूर्णिया। लोकसभा चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 4 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुरैना, उत्तर प्रदेश के आगरा, आंवला और शाहजहांपुर में भाजपा के समर्थन में लोगों से वोट मांगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी गठबंधन की तुष्टीकरण की नीति पर जमकर निशाना साधा।
भाजपा के पक्ष में चुनावी हवा का रुख बदलने में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने दिन की पहली सभा मध्य प्रदेश के मुरैना में की, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुर्सी के लिए छटपटा रही है और भांति भांति के खेल खेल रही है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उन पर अपशब्दों के इस्तेमाल किए जाने को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि वो नामदार हैं और कुछ भी कह सकते हैं। वे नामदार है, हम तो कामदार है। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। मुरैना के बाद पीएम मोदी ने आगरा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ठान लिया है कि वह धर्म के आधार पर आरक्षण लाकर रहेगी। उन्होंने कहा कि संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 शहजादों की दोस्ती का आधार तुष्टीकरण है। यहां यूपी में हमारे कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, यादव, जाट, गुजर, राजभर, तेली, पाल ऐसी अनेक ओबीसी जातियां हैं। उनका हक है, भारत के संविधान के अनुसार हक है। तो इनसे छीनकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक की खातिर यादवों पिछड़ों से ही सबसे बड़ा विश्वासघात कर रही है। तुष्टीकरण में डूबी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की एक ही प्रकार की सोच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेली के आंवला भी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इरादों पर सपा के शहजादे ने भी चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति अपने बच्चों के लिए सोना चांदी रखने के साथ ही घर बनाती है, जिस पर कांग्रेस सपा की नजर पड़ गई है। सपा के शहजादे की जब सरकार थी तब यहां कर्फ्यू लगते थे। माताएं बहनें गहने पहनकर, मंगलसूत्र पहन करके खुलेआम नहीं निकलती थी। मंगलसूत्र छिपा के रखना पड़ता था। और कांग्रेस के शहजादे अब एक्सरे मशीन लगाकर ये जो स्त्री धन है उसको भी, मंगलसूत्र को भी छीनने की घोषणा कर रहे हैं। बल्कि कांग्रेस का इरादा संस्थाओं का, दफ्तरों का भी सर्वे कराने का है। यानी अगर किसी पिछड़े दलित परिवार में 2 लोग नौकरी में है तो एक नौकरी छीनकर ये लोग उनको देंगे जिनका कांग्रेस के मुताबिक देश के संसाधनों पर पहला हक है। प्रधानमंत्री ने दिन की अंतिम रैली को क्रांति की भूमि शाहजहांपुर में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनने का षड्यंत्र लंबे समय से कर रही है। उन्होंने पूर्व में सपा की सरकार पर तुष्टीकरण के लिए आतंकियों को बचाने का आरोप लगाया। आतंकियों के मरने पर कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आंसू बहा रही थी। बताइए, क्या आतंकियों के मरने पर आंसू बहाने वाले आपको मंजूर है क्या? इस देश में ऐसे लोगों को सरकार दी जा सकती है क्या? और ये सपा वाले तो ऐसे हैं, जब उनकी सरकार थी तो जो आतंकी जेल में थे
उनको जेल से रिहा करवाने के लिए भांति भांति के कानूनी रास्ते खोज रहे थे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा अब देश के सामने आने लगा है। उन्होंने अपने बारे में कांग्रेसी नेताओं द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का भी खंडन किया। पीएम ने शाहजहांपुर की रैली में सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग को आरक्षण देने की व्यवस्था पहले से चले आ रहे कोटे की व्यवस्था में बिना कटौती किए की गई है, जिसके बाद देश में किसी प्रकार का कोई आक्रोश नहीं देखने को मिला, जबकि इंडी गठबंधन के लोग ओबीसी का आरक्षण एक खास वर्ग को देना चाहते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ नितेंद्र सिंह, शैलेंद्र मिश्र, अनुज यादव और अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक तरफ शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान होना है, तो वहीं तीसरे और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। दूसरे चरण के प्रचार के खत्म होने के साथ ही अब तीसरे और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तेलंगाना और ओडिशा में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। अमित शाह ने सिद्दीपेट में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों ने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया। इतने कम समय में कांग्रेस ने तेलंगाना को दिल्ली का एटीएम बनाकर रख दिया। इतने कम समय में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को दिल्ली का एटीएम बनाकर रख दिया है। जो टीआरएस ने भ्रष्टाचार किया था, वो भ्रष्टाचार का, चाहे कालेश्वरम का हो, चाहे भूमि घोटाला हो, एक की भी जांच कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रचार की भागदौड़ संभाली। उन्होंने खीरी और इटावा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार कमजोर होते जा रहे हैं और जल्द ही दोनों दलों को जनता पूरी तरह से नकार देगी। लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों कमजोर होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कुछ दिन में सपा के बारे में जो बच्चे हैं 5, 7, 8 साल 10 साल के बाद पूछेंगे, सपा को जानते हो? इसके अलावा पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश में एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उन्होंने दावा किया कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का पूरा सफाया होने वाला है और वो प्रदेश के सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। इलेक्शन इज गोइंग टू बी अ फुल स्वीप एंड टीडीपी, बीजेपी, पवन कल्याण जन सेवा पार्टी विल स्वीप दिस इलेक्शन। We expect to win 25 out of 25 लोकसभा सीट्स। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कई जगहों पर जाकर प्रचार किया। आगरा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को जब भी सत्ता में आने का अवसर मिला, उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिए हैं, पहले समाजवादी पार्टी की सत्ता तो नहीं आती, कभी नहीं आनी। तो प्रदेश की जनता ने ठुकरा दिया तो देश की जनता कहां पूछ रही है? पूछ रही है क्या? पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी कुल 63 से 64 या 65 सीटों पर चुनाव लड़ी होगी, इससे ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी हुई है। चौथे चरण के नामांकन के अंतिम दिन सभी दलों के उम्मीदवारों द्वारा पर्चे दाखिल करने का सिलसिला चलता रहा। उधर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और जी किशन रेड्डी ने करीमनगर से भाजपा उम्मीदवार बंदी संजय के लिए नामांकन से पहले रोड शो किया, तो दूसरी ओर उन्नाव लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज ने नामांकन से पहले चुनावी रैली निकाली। साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नामांकन भरने से पहले पुणे के उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल के साथ रोड शो किया। डीडी न्यूज। जहां एनडीए नेताओं का प्रचार जारी है, तो वहीं एनडीए गठबंधन की ओर से भी तमाम पार्टियों के नेताओं का प्रचार अभियान जारी है। शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की
एनसीपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस बीच कांग्रेस ने हरियाणा की 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा को रोहतक और कुमारी शैलजा को सिरसा सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में लोकसभा चुनाव के लिए वचननामा नाम से पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उधर शरद पवार की एनसीपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसका नाम शपथनामा है। शपथनामा में महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। उनकी सुरक्षा के अलावा एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम करने का भी वायदा इसमें किया गया है। इस बीच महाराष्ट्र के बारामती से एनसीपी एससीपी उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने बारामती में पदयात्रा और डोर टू डोर अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि हमने अपने सभी वायदे पूरे किए हैं। हमारा घोषणा पत्र सकारात्मक और समावेशी है। हमने बहुत बार जब वायदे किए वो पूरे भी किए हैं। तो हमारा मैनिफेस्टो हमेशा पॉजिटिव होता है और इंक्लूसिव होता है। वाईएसआरसीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पुलिवेंदुला विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। जगनमोहन रेड्डी के साथ कडप्पा लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार वाईएस अविनाश रेड्डी और अन्य लोग मौजूद थे। राज्य में 13 मई को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि पूरे देश में बदलाव का माहौल है और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जीतेगी। देश में बदलाव का माहौल है। लोग अब उब चुके हैं। वही पुराने वादे, वही पुराने जुमले। पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा के अंदर एक घबराहट का माहौल मैं देख रहा हूँ। वो बैकफुट पर है और इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवार बढ़त लिए हुए हैं और मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि यहाँ पर भाजपा से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। वहीं श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने दूसरे दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हैं। तो वहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनका दल चुनाव में युवाओं को आगे ला रहा है। ये पहली मर्तबा नहीं है। हमने इस तरह के इलेक्शन पहले भी देखे और इसमें अब ये बिल्कुल वाजिया है कि ये सब हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैंने जो अभी तक 2 कैंडिडेट खड़े किए हैं बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं। तो इस एज ग्रुप में मैं कुछ नौजवानों को आगे रहा हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों के अपने अपने वायदे हैं, लेकिन जनता इनके इरादों पर कितना भरोसा करती है ये तो 4 जून की मतगणना के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में भाजपा और कांग्रेस को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। दोनों ही पार्टियों को 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के तहत दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को जवाब देने को कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक दूसरे के नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। भाजपा ने राहुल गांधी पर अपनी रैलियों में भाषा और शब्दों के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। भाजपा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु में भाषा के आधार पर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की। भाजपा नेताओं ने दावा किया था कि राहुल गांधी अपने भाषणों में भाषा के आधार पर उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अपने लिखित शिकायत में भाजपा ने राहुल गांधी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर की जम्मू रियासी लोकसभा सीट के लिए कल मतदान होना है। प्रशासन ने इस लोकसभा सीट पर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने की तैयारियां भी पूरी कर ली है। मतदान करवाने के लिए पूरे संसदीय क्षेत्रों में 10,000 कर्मचारियों की तैनाती हुई है और मतदान केंद्रों की सुरक्षा संभालने के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने चुनाव की तैयारियों पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पांडुरंग पोले से की खास बातचीत। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर जो पोलिंग पार्टीज हैं वो अलग अलग डेस्टिनेशन पर जा रही हैं। विशेष ट्रेनिंग उन्हें दी गई है। इसके अलावा किस तरह से मतदान कराना है, क्या कुछ वहाँ पर जो ज़रूरतें हैं उनको किस तरह से पूरा करना है, किस तरह से मतदाता के साथ जो है व्यवहार करना है और किस तरह से मतदाता को भी एक तरह की फैसिलिटी देनी है। तो यहाँ पर चुनाव कर्मी हैं जो अलग अलग इस तरह की बसेस में सवार होकर अपने अपने डेस्टिनेशंस पर जा रहे हैं पूरी तैयारी के साथ। क्या कुछ तैयारी है? बस हम तैयार हैं इस डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए। जो हमारा रोल है
एज ए सिविलियन, तो उसमें हम बिल्कुल तैयार हैं। ये हमारे लिए भी एक दिन आता है, जैसे कि हमारे फौजी जवान घर से निकलते तो अनसर्टेनिटी होती है घर वापस आने की, लेकिन हम इस दिन का बड़ा इंतजार करते हैं कि एक दिन हम अपनी नौकरी और अपनी लाइफ को रिस्क में देखकर ये काम करें और यहाँ की डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करें। जो इंस्ट्रक्शंस हैं ईसी की, तो उसके अनुसार हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तो वो हम करेंगे। परेशानी के बावजूद भी हम मतलब देखो कितनी गर्मी है, बैठे हैं सुबह के मतलब लगे हैं। टेंशन ऐसा रहता है कि कहीं कोई ऐसा वैसा कोई बात ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है कि हमने जो पेटियां भी है ना अपने साथ के पकड़ के रखी हुई हैं, ताकि ये कहीं एक्सचेंज ना हो जाए एक दूसरे के साथ। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि बढ़ चढ़कर वोटिंग करनी चाहिए। ये मीडियम कम्युनिटी जो वैक्सीन वही वोट देने आते हैं, जो हायर कम्युनिटी वो वोट देने नहीं आती है, और बाद में ये पता चलता है कि कोई इफेक्ट जो हमारी डेमोक्रेसी पे पड़ा वो ठीक नहीं है। तो रिक्वेस्ट सबसे यही है कि हर एक जो भी वोट एलिजिबल है वोटर है वो वोट करने आए। अब देख सकते हैं ट्रेनिंग के बाद पूरी तरह से उत्साहित हैं जो चुनाव कर्मी हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं और इनका कहना है कि जब तक जो पोलिंग है सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न नहीं हो जाती है तब तक ये पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि लोकतंत्र के इस पर्व में सभी की भागीदारी एक पारदर्शी तरीके से एक फैसिलिटी के साथ सुनिश्चित कराई जा सके। चुनाव आयोग ने भी यहाँ पर पूरी कोशिश की है। हालांकि पिछली बार यहाँ पर करीब 74% का मतदान हुआ था। चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतदान के इस प्रतिशत को बढ़ाया जाए। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, जम्मू। दूसरे चरण में महाराष्ट्र के नांदेड़ में 26 तारीख को मतदान होगा। मतदान से पहले नांदेड़ के कलेक्टर अभिजीत राजेंद्र राउत ने मतदान केंद्र की व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर अभिजीत ने मतदाताओं से ज्यादा वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए 2068 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। It is really important for all our voters to come out. You can see all these arrangements have been done. More than 10,000 polling personnel have been appointed. 2,068 booths are there. More than 10,000 units of EVM are deployed. And this is entire machinery set up only for one day, for the polling day, that is 26th of April. So I really wholeheartedly urge all the voters from Nanded district, from Nanded constituency to come out tomorrow on 26th and vote and be a part of this vibrant democracy. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में एक सार्वजनिक सभा में कहा कि भाजपा ने फैसला किया है कि वो तेलंगाना में कांग्रेस और टीआरएस द्वारा मुसलमानों के लिए किए गए आरक्षण को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को इसका लाभ दिया जाएगा। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। मोदी जी तेलंगाना को ये भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहां पर टीआरएस और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमने तय किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी से उन्होंने ये सवाल किया कि माफियाओं द्वारा लोगों की हत्या की जाती रही है, क्या सपा को उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र की कभी चिंता हुई? इन माफियाओं के द्वारा गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की हत्या एक साथ की गई थी। एक साथ की गई थी। श्रीमती अलका राय भी तो हमारी विधायक थी। क्या उसके मंगल सूत्र की भी कभी चिंता हुई इन समाजवादी पार्टी के लोगों को? जो लोग मारे गए थे, कृष्णानंद राय के साथ शहीद हुए थे, उनकी विधवाओं का क्या हुआ? और इसी के साथ 24 की चुनौती में अभी के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, समाचार जारी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इटली के मुक्ति दिवस की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मेलोनी और इटली के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने जून 2024 में इटली की पुगलिया में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन आउटरीच सत्रों में आमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को धन्यवाद दिया। नेताओं ने भारत की G20 अध्यक्षता से प्राप्त महत्वपूर्ण परिणामों को आगे बढ़ाने, विशेष रूप से इटली की अध्यक्षता में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण को समर्थन प्रदान करने पर चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। और वहीं लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में राजनीति पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मीडिया सलाहकार और ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने नेताओं के फोन टैप करने सहित कई आरोप गहलोत पर लगाए हैं, जिसके बाद भाजपा ने कहा कि आरोप में पूर्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि इसके जरिए हो रही है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मीडिया सलाहकार और ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने गहलोत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऑडियो टेप वायरल मामले में लोकेश शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही उन्हें ये ऑडियो टेप मीडिया में वायरल करने के लिए दिया था। लोकेश शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में सचिन पायलट पर सरकार गिराने के जो आरोप लगाए गए थे वो सभी निराधार थे और एक षड्यंत्र का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके पास कई महत्वपूर्ण सबूत हैं। वास्तविकता ये है कि उस दिन जो ऑडियो क्लिप्स रिलीज किए गए वो ऑडियो क्लिप्स मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री निवास पर बुलाकर एक पेन ड्राइव के जरिए मुझे प्रदान किया और ये निर्देश दिया कि आप इन्हें तुरंत मीडिया को सर्कुलेट करें। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि लोकेश शर्मा के आरोप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत ने अपने दल के नेताओं को भी नहीं बख्शा और उनके भी फोन टेप कराए। हालांकि खुद अशोक गहलोत मामले पर गोलमोल जवाब देते नजर आए। Today one more fact has come out as to how Mr. Gehlot was tapping and was snooping on his own MLAs and senior leaders. Did he not have faith on Sachin Pilot? Now Rahul Gandhi must tell us, when he goes across the country talking about dictatorship and all these other issues, his own government was setting the records of dictatorial behavior. Now he must answer his own leaders. कब कौन किस पार्टी में है, कब पार्टी छोड़ दे, कब पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ले, आप देख लो ये माहौल है देश के अंदर। तो इस माहौल के अंदर कौन क्या बोलता है उस पर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, सच्चाई भी रहना चाहिए, सच्चाई क्या है। बहरहाल अशोक गहलोत के खास रहे लोकेश शर्मा के आरोप खुद गहलोत की मुसीबत बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि जांच में कानून की आंच गहलोत तक कितनी पहुंचती है ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ओएसडी ने जो भी खुलासे किए हैं वो सभी जनता के सामने हैं। भ्रष्टाचार और पेपर लीक मामले में जो जनता के साथ कुटाराघात हुआ है उसका जवाब जनता देगी। अशोक गहलोत साहब के ओएसडी ने जिस तरह की बातें कही हैं और उन्होंने जो खुलासा किया है वो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, वो आपके सामने है। जनता जवाब देना चाहेगी भ्रष्टाचार का, जनता जवाब देना चाहेगी युवाओं के साथ पेपर लीक करके किया कुठाराघात का, जनता चाहेगी तुष्टीकरण का जवाब देना। वहीं कर्नाटक के हुबली जिले में हुए नेहा मर्डर केस की जांच सीआईडी ने शुरू कर दी है। इससे पहले आज वकीलों को एक समूह नेहा के घर पहुंचा। वकीलों ने वहां पहुंचकर इस बात की घोषणा की कि उनमें से कोई भी हत्यारोपी फयाज का केस नहीं लड़ेगा। इस घटना के पीछे जिहादी मानसिकता की तरफ से भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो पुलिस है वो सरकार के नियंत्रण में इस जो घटना हुई है इसमें कुछ निष्पक्ष के तरफ से जो इंक्वायरी होनी चाहिए थी, हमें दिख रहा है कि वैसा हो नहीं रहा है।
नेहा के पिता का कहना है कि अनजान लोग हमारे घर और उसके आसपास आकर वीडियो बना रहे हैं। हम इससे बचने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं। ये हत्या होने के बाद 8 दिन से यहाँ पे वॉच करके इधर से अनजान लोग हमारे आसपास में, घर के आसपास में आके और उसके साथ अंदर भी किसी पब्लिक के साथ आके अंदर अपना घर पे वीडियो वगैरह करके वो बाहर भेजने का कोशिश किया। तो उसके तुरंत हम लोग आज मुख्यमंत्री जी हमारे राज्य के, उनको डिमांड रखने के लिए मैं इंतजार किया, तो उन्होंने किसी कार्यक्रम से तो लेट हो गया, तो उसे मैंने पुलिस प्रशासन के लिए उनको मैंने डिमांड किया था कि ऐसा मेरे को ट्रेप आ रही है और हम लोग यहाँ पे अनजान आदमी लोग घूम रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को पुलिस प्रशासन से प्रोटेक्शन मांगा गया सेल्फ डिफेंस के लिए। उन लोग मेरे को आज सेल्फ डिफेंस के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दिया हुआ है। वहीं नेहा के परिवार से मिलने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ के घर पहुंचे। साथ ही भाजपा की कर्नाटक राज्य वाइस प्रेसिडेंट मालविका अविनाश भी पहुंची। मालविका अविनाश ने नेहा के पिता से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार पर परिवार को और लोगों को यकीन नहीं है। ऐसे में मालविका अविनाश ने इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग की। हत्याकांड के 6ठे दिन यानी कि कल केस को सीआईडी को सौंपा गया था। सीआईडी को 3 दिन के लिए फयाज की कस्टडी मिली है। साथ ही रिपोर्ट को पेश करने के लिए सीआईडी को 10 दिन का समय दिया गया है। कस्टडी मिलने के बाद कल सीआईडी उसे लेकर बीबीबी कॉलेज भी पहुंची थी, जहां आरोपी ने नेहा का दिन दहाड़े कत्ल किया था। वहीं लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले के आरोपी इंद्रपाल सिंह गाबा को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इंग्लैंड के हाउंसलो का रहने वाला है। यह हमला खालिस्तानी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में पिछले साल 19 और 22 मार्च को किया गया था। भारतीय उच्चायोग पर हमले में यह पहली गिरफ्तारी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की कार्यपद्धतियों के सुधार पर तदर्थ कार्य समूह की दूसरी विषयगत बहस हुई, जिसमें सदस्य देशों ने अपने विचार रखे। इस मौके पर भारत ने महासभा की महत्वपूर्ण भूमिका को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि महासभा में विचार विमर्श समावेशी होना चाहिए, जिससे प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को इसमें समान रूप से भाग लेने की अनुमति मिले। साथ ही सदस्य राष्ट्रों को 6 मुख्य समितियों में ठोस विचार विमर्श में शामिल होना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप प्रक्रियात्मक मुद्दों में उलझे बिना नए मानदंड स्थापित किए जा सकें। भारत ने कहा कि यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि महासभा के एजेंडे में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विस्तार हुआ है। यह महत्वपूर्ण है कि महासभा के एजेंडे को और अधिक प्रबंधनीय बनाया जाए, ताकि चर्चाएं अधिक जानकारीपूर्ण और प्रभावी बन सके। महासभा और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा बनने वाली अन्य संस्थाओं को अपने दैनिक कामकाज में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। महासभा को सदस्य राष्ट्रों में प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं से लाभ उठाना चाहिए। That the General Assembly of the United Nations is the foremost global assembly of nations. Its primacy and legitimacy flows from the inclusive nature of its membership and the principle of sovereign equality of all its constituents. The universal character of the UN General Assembly and the moral weight of its decisions and opinions cannot be overemphasized. India has always been of the view that the UN General Assembly can be revitalized only when its position as the primary deliberative, policy-making and representative organ of the United Nations is respected in letter and in spirit.
ईरान द्वारा जब्त किए गए जहाज पर सवार 16 भारतीयों के वतन वापसी को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 16 सभी भारतीयों की वतन वापसी जरूर संभव हो सकेगी। साथ ही ये भी बताया कि मंत्रालय लगातार उन सभी के संपर्क में है और वहां जहाज पर उन लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज्ञात होगा कि एक लड़की जो वहाँ थी वो वापस आ गई। जो 16 लोग हैं वो उनकी हम लोगों ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा था, जो हमें मिला। हम लोग के अफसर वहाँ गए, जाके मिले। वो लोग सब अपने परिवार के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। उनका सेहत बेहतर है, अच्छा है और वहाँ जहाज़ पे वो लोग कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक उनके वापस आने का जो प्रश्न होता है, वो वापस आने में थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ है, उनके कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, वो एक बार वो पूरा हो जाए उस पर डिपेंड करेगा कि कब वो वापस आएंगे। इसी के साथ ही मणिपुर मामले में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी अमेरिकी रिपोर्ट को भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद पता चलता है कि ये एक तरफा रिपोर्ट है जो कि भारत को लेकर उनकी खराब समझ को दर्शाती है। This report, as per understanding, is deeply biased and reflects a very poor understanding of India. We attach no value to it and urge you also to do the same. वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गुरुवार को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने के लिए कांगड़ा पहुंचे। गग्गल हवाई अड्डे पर सिक्किम की वेशभूषा में उनका स्वागत किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ ने आज नई दिल्ली में व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए निचले निर्यात और लॉजिस्टिक्स पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में दुनिया में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। विदेश व्यापार के महानिदेशक संतोष कुमार सारंगी और निर्यात आयात पर राष्ट्रीय समिति CII के अध्यक्ष संजय बुधिया जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। पहली बार कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए रिजिलिएंट निर्यात और लॉजिस्टिक्स पर केंद्रित एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। My take is that resilience in supply chains would require a 360-degree approach. One, it will require resilient supply chains. That would happen if we don't put all our eggs into one basket. We have to scout for products availability. Second, it has to be through interconnectivity, infrastructure development. Third, it has to be through productivity enhancement. And fourth, of course, sustainability and climate change. So these are 4 dimensions which need to be looked at holistically to improve the resilience in supply chains. वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 2014 में 54 से 2024 में 38 हो गई है। यह इसीलिए हुआ है क्योंकि भारतीय नीति निर्माता लॉजिस्टिक्स के महत्व को पहचानते हैं। हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जब बात करते हैं तो अल्टीमेटली आपको शिपमेंट करने के लिए, मर्चेंडाइज गुड्स के लिए यू नीड पोर्ट्स, यू नीड एयरपोर्ट्स हैं, ये एक्सपोर्ट के लिए, और आपको इनलैंड से रेलवे ट्रांसपोर्ट सबकी ज़रूरत होती है। तो उसको हम कितना फास्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी हम अपना माल दूसरी जगह भेज सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम कितना होता है शिपिंग का, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग ग्लोबल इंडेक्स में जो लॉजिस्टिक्स इंडेक्स है उसमें हमारी रैंकिंग काफ़ी इंप्रूव कर गई है। और जितने सरकार वेरियस मेजर्स ले रहे हैं, जो कस्टम्स में आपने देखा सुविधा स्कीम, इसके अलावा ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर AEO, प्लस लॉट ऑफ एम्फेसिस बीइंग गिवन बाय DGTD, DGFT। अब कोई भी जो DGFT में आप देखिए पेपरलेस, सिमलेस कनेक्टिविटी अब हो गई, कॉन्टैक्टलेस भी मैं कह सकता हूँ। और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स सारे मिलकर जब सरकार की सारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग टुगेदर, मीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट पार्टिसिपेटिव, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो विज़न है 1 ट्रिलियन सर्विसेज में और 1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज गुड्स का, वो ज़रूर पूरा होगा और हम सब एक ही साथ काम कर रहे हैं।
आज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए रेजिलिएंट एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स पर एक सम्मेलन आयोजन किया। इस सम्मेलन में सरकार एवं उद्योग के वक्ता दोनों ने एक कुशल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की आवश्यकता के बारे में बात की। कैमरा पर्सन एसपी दुबे के साथ मैं जयंती झा, डीडी न्यूज़ के लिए। शिक्षा विभाग हरियाणा ने प्रदेश में बढ़ रही गर्मी और लू से बचाव के लिए स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए हर घंटे पानी पीने की घंटी बजाने का निर्देश सभी स्कूलों को दिया है। इस फैसले का जिला फतेहाबाद के विद्यार्थियों ने स्वागत किया। इस बारे में मीडिया से बातचीत में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य पंकज कुमार ने बताया कि मुख्य सचिव के आदेश के बाद उन्होंने अपने स्कूल में यह नियम लागू कर दिया है। बच्चों को पानी पिलाने के लिए एक विशेष घंटी हर घंटे लगाई जाती है ताकि बच्चे पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें। इसके लिए स्कूल प्रशासन द्वारा बाकायदा स्कूलों में आरओ सिस्टम और वाटर कूलर भी लगवाए गए हैं। और वहीं गर्मी के बढ़ते प्रकोप के चलते हरियाणा के मुख्य सचिव TBN प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के उपायुक्तों और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिन पर अमल करते हुए जिला जींद के पशुपालन विभाग ने कार्रवाई आरंभ कर दी है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव महोदय के आदेशों पर कार्रवाई करते हुए जिला भर के पशु चिकित्सकों और निर्देश दिए गए हैं पशु चिकित्सकों को कि वो सभी पशुपालकों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के उपायों के बारे में विस्तार से बताएं। उन्होंने सभी पशुपालकों से अपील की कि पशुओं की उत्पादन क्षमता को बनाए रखने और लू के कारण बीमारी से बचने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उनकी निरंतरता से पालना करें। चीफ सेक्रेटरी साहब ने सारे हरियाणा के डिप्टी कमिश्नर्स के साथ और जो डिपार्टमेंट है उनके साथ जो मीटिंग ली थी, उसमें मेन बात ये थी कि आने वाले टाइम में लू, आपको भी पता है कि लू चलने वाली है, गर्मी का मौसम आ गया है और उससे बचाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री का क्या दायित्व है, इस बारे में बातें हुई और उस बारे में हमने अपनी फील्ड फंक्शनरी को भी काफ़ी हद तक सेंसिटाइज कर दिया है और हम करने लग रहे हैं ताकि वो पशुपालक जो हमारे हैं उनको सेंसिटाइज किया जा सके, उनको बताया जा सके कि अपने पशुओं का लू जब चलती है, गर्मी पड़ती है तो कैसे रख रखाव किया जाता है। विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कमरे खुले हवादार होने चाहिए, मच्छर मक्खी का विशेष ध्यान रखो, गर्मी में पानी बार बार पिलाओ, कम से कम 2, 4, 5 बार, और विशेष हवादार कूलर पंखा का इंतजाम होना चाहिए और छत कम से कम 12 फुट ऊंची होनी चाहिए। इसीलिए पशु पर कोई भी गर्मी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये विशेष बात ध्यान रखने की है। और आइए अब चलते चलते एक नजर डालते हैं आज देश भर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया। पश्चिम बंगाल में सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष पीएमएलए कोर्ट में प्रसन्ना कुमार राय, शांति प्रसाद सिन्हा और 106 अन्य एलएलपी कंपनियों के खिलाफ पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दायर किया है। अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने दुख दुरिया कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने स्थानीय महिलाओं के साथ पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। लोकसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान से पहले जम्मू कश्मीर में पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। रियासी शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला गया। राजस्थान के बाड़मेर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। ईवीएम और वीवीपैट समेत अन्य चुनाव सामग्री को मतदान केंद्रों पर पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए ऊना जिला मुख्यालय के डीआरडीए सभागार में मास्टर ट्रेनर्स कार्यशाला का आयोजन हुआ। यूट्यूबर मनीष कश्यप भाजपा में शामिल हुए।
भाजपा में शामिल होने पर मनीष कश्यप ने कहा कि भाजपा की वजह से ही वे जेल से निकल पाए और उनके जीवन के बुरे दिन खत्म हो पाए, इसलिए वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का निर्धारित चुनाव स्थगित कर दिया गया है। एमसीडी सचिव की ओर से जारी नोटिस में जानकारी दी गई है कि चूंकि डीएमसी अधिनियम 1957 संशोधित 2022 की धारा 77A के अनुसार पीठासीन अधिकारी का नामांकन अनिवार्य है, इसलिए तय समय पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराना संभव नहीं हो सकेगा। बिहार की राजधानी पटना में कोतवाली थाना क्षेत्र के गोलंबर के पास एक होटल में आग लगने से अब तक 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ओडिशा के गंजाम में भारी बारिश और आंधी तूफान के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज हवाओं के कारण रास्तों में पेड़ों के गिरने और इलाके में बिजली कटने की घटना सामने आ रही है। कर्नाटक के हुबली में हुए नेहा मर्डर केस में आज वकीलों का एक समूह नेहा के घर पहुंचा और उसके घर पहुंचकर वकीलों ने इस बात की घोषणा की कि उनमें से कोई भी हत्यारोपी फैयाज का केस नहीं लड़ेगा। इसी के साथ समाचार में आज के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार, शुभ रात्रि।